एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। तो पिछले लेक्चर में जैसा कि हम लोगों ने पढ़ लिया था व्हाट इज अ रैंडम वेरिएबल एंड हाउ वी कैटेगराइज इट इनटू डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ऑब्वियसली मिक्स रैंडम वेरिएबल कैसे मिलेगा वो मैंने आगे के लिए छोड़ रखा है, तो जब आएगा तो उसको डिस्कस करेंगे, वो मिलेगा, उसके बारे में मैं बताऊंगा भी आपको, ठीक है ना। तो सबसे पहले अब हम पढ़ते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, और इसी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में मैं इंट्रोड्यूस करूंगा द डेफिनेशन ऑफ क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, दैट इज सीडीएफ। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में उसका सिग्निफिकेंस समझेंगे, फिर जब कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल आगे पढ़ेंगे तब भी उसका सिग्निफिकेंस समझेंगे। एंड सीडीएफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। रैंडम वेरिएबल अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी बहुत जरूरी है। आपको जो क्वेश्चन आते हैं उसके अकॉर्डिंग पीडीएफ के कुछ फॉर्मेट रटवा दिए जाते हैं, कुछ फॉर्मेट के क्वेश्चन बनवा दिए जाते हैं, आप वही सीख लेते हो कि इस तरह आएगा तो मैं ये करूंगा। इसीलिए आप सोच नहीं पाते हाउ टू थिंक, कि कोई क्वेश्चन आया तो हो क्या रहा है, उसको कैसे सोच के बनाना है, वो थिंकिंग नहीं बिल्ड कर पाते। तो इसीलिए जब टफ क्वेश्चन आता है, कोई अनयूजुअल सी मैपिंग आ गई लीनियर मैपिंग के अलावा, तो आपका दिमाग ही काम नहीं करता, क्योंकि आपने उस चीज को वैसे सोचा ही नहीं है कभी। तो अचानक से तो स्ट्राइक नहीं करेगा, ऑब्वियस सी बात है। जब आप कोई चीज बार बार करते हैं, सोचते हैं, तब आपकी थिंकिंग बिल्ड होती है और बेसिक चीजों को बहुत अच्छे से पकड़ के रखते हैं। तो उस लेक्चर में डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल कैसे मिल रहे हैं मुझे, मैपिंग कैसे होके डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कब मिल रहा है, कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल कब मिल रहा है, मैंने पढ़ाया था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल से शुरू करते हैं और इसी में इंट्रोड्यूस करते हैं क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट किसी भी रैंडम वेरिएबल के बारे में। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, है ना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इज सिंपल टॉपिक, इसके कैलकुलेशंस उतने टफ नहीं होते हैं। द टफर पार्ट इज ऑन कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल साइड, है ना, वहां पे थोड़े से चीजें टफ हो जाती हैं, तो उसको भी क्लियर कर लेंगे तो बहुत टफ नहीं लगेगा आपको, बहुत इजी लगेगा, बहुत इजीली सारे क्वेश्चन सोच पाओगे। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के बारे में मैंने बताया था, अगर किसी एक्सपेरिमेंट का जो सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस वो होता है जिसमें सारे पॉसिबल आउटकम्स का आप एक साथ रख दे तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं, उसको एक साथ जो मिला के स्पेस बनता है उसी को हम सैंपल स्पेस बोलते हैं। जब किसी एक्सपेरिमेंट का अगर सैंपल स्पेस डिस्क्रीट इन नेचर है, और डिस्क्रीट सैंपल स्पेस कैसे हम डिफाइन करते हैं मैंने समझाया था आपको। अब उसको हम हर आउटकम को अगर हम मैप कर देते हैं रियल नंबर से, उसके आउटकम्स को व्हेन वी मैप टू द रियल एक्सिस और रियल नंबर, देन द वेरिएबल व्हिच वी गेट इज कॉल्ड एज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ठीक है ना। तो अब देखते हैं, मैं एक एक्सपेरिमेंट लेता हूं सीधे, जिसका सैंपल स्पेस क्या ऐसा होगा, डिस्क्रीट सैंपल स्पेस होगा, उसको मैप करके एक रैंडम वेरिएबल बनाएंगे। अब उस रैंडम वेरिएबल के पीएमएफ के बारे में बात करेंगे, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के बारे में, और उसके क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो आप डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के बारे में धीरे धीरे इंट्रोड्यूस होना शुरू हो जाओगे। तो मैं एक एक्सपेरिमेंट लेता हूं ई। क्या है एक्सपेरिमेंट? एक्सपेरिमेंट मैंने ई लिया, टॉसिंग द टू कॉइन्स। बहुत कॉमन सा एक्सपेरिमेंट है, मैं कुछ और भी ले सकता था, बहुत कॉमन है तो इसको समझने के लिए ले रहे हैं। मैं एक और एक्सपेरिमेंट लूंगा, उसके बेसिस पे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को बहुत अच्छे से समझेंगे। टॉसिंग टू कॉइन्स, दो कॉइन्स को आप टॉस कर रहे हो। दो कॉइन्स को आप अगर टॉस कर रहे हो, है ना, तो आपके पॉसिबल आउटकम्स जो सैंपल स्पेस ई का होगा वो क्या क्या हो सकते हैं? दोनों पे हेड आ जाए, एक पे हेड आए और दूसरे पे टेल, या एक पे फिर से वही टेल आए दूसरे पे हेड, या दोनों पे टेल आ जाए। यही तो पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं चार। इसके अलावा कुछ आप सोच पा रहे हो? भाई आपने कॉइन को टॉस किया, पहले कॉइन को भी, दूसरे दो कॉइन आपने लिए थे, पहले पे भी हेड आ जाए दूसरे पे भी हेड आ जाए, ये एक कॉम्बिनेशन है। पहले पे हेड आ गया दूसरे पे टेल आ गया, ये एक कॉम्बिनेशन है। पहले पे टेल आ गया दूसरे पे हेड आ गया, ये एक कॉम्बिनेशन है। दूसरे पे दोनों पे टेल आ गए, ये एक कॉम्बिनेशन। इसके अलावा और कोई पॉसिबल कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। तो चार पॉसिबल आउटकम्स थे इस एक्सपेरिमेंट के। जब हम एक्सपेरिमेंट को एक बार करेंगे तो इन्हीं चारों में से कोई एक कॉम्बिनेशन मुझे आउटपुट पे दिखेगा। यही बात है, सिंपल सी। अब हमने क्या कहा था कि जब ये कैसा सैंपल स्पेस है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आर फाइनाइट इन नेचर, देयर आर 4 पॉसिबल आउटकम्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, सो दिस सैंपल स्पेस इज डिस्क्रीट इन नेचर आर
can say that discrete sample space, and when we generate a random variable by mapping these outcomes to a real number, then we get discrete random variable. तो हमें क्या मिलेगा? discrete random variable मिलेगा. बेसिक डिफिनीशन. इस डिफिनीशन को बार बार रिपीट करने का पर्पस ये है कि आपको कैसे मैपिंग हो रही है वो समझ में आनी चाहिए. एंड मैपिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट. जब हम आगे भी पढ़ेंगे एक रैंडम वेरिएबल की दूसरे रैंडम वेरिएबल में मैपिंग, तो वो मैपिंग वर्ड आपको समझ में आना चाहिए हो कैसे रहा है. तो यहां हमने ले लिया. अब मैं एक रैंडम वेरिएबल x डिफाइन करने जा रहा हूं. क्या? रैंडम वेरिएबल x कैसे डिफाइन कर रहा हूं? इस सैंपल स्पेस के रिस्पेक्ट में एक मैं रैंडम वेरिएबल x डिफाइन करने जा रहा हूं. कैसे डिफाइन कर रहा हूं? देखिए, मैं कह रहा हूं x takes the value 0 if on both the coins there is head. ठीक है, तो x 0 वैल्यू लेगा, एक रियल वैल्यू है ना. रैंडम वेरिएबल में क्या हम आउटकम्स को मैप कर देते हैं एक रियल नंबर से. और मैंने पिछले लेक्चर में आपको यह बताया था डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के केस में जो भी पॉसिबल आउटकम्स हैं डिस्क्रीट सैंपल स्पेस के, हर आउटकम को हम मैप करते हैं एक रियल इंटीजर नंबर से, और उससे जो रैंडम वेरिएबल बनता है वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कहा जाता है. तो यहां मैपिंग बाय डिफॉल्ट इस केस में किसी रियल नंबर, रियल इंटीजर नंबर से आप कर सकते हो, फ्रैक्शन नंबर से नहीं. ये बाय कन्वेंशन है. मैं तो भाई एक नंबर असाइन करना था ना हर पॉसिबल आउटकम को, तो मैं एक फ्रैक्शन नंबर भी कर सकता था, एक इंटीजर नंबर भी कर सकता था, निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी कर सकता था. बट बाय डिफॉल्ट कन्वेंशन है कि डिस्क्रीट के केस में हम अगर डिस्क्रीट सैंपल स्पेस है और उसको मैप करके एक रैंडम वेरिएबल जनरेट कर रहे हैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, तो हम जो मैप करते हैं आउटकम को किसी रियल नंबर से, तो हम हमेशा बाय डिफॉल्ट एज ए कन्वेंशन आप रियल इंटीजर नंबर लेते हो. दैट कैन बी निगेटिव, दैट कैन बी पॉजिटिव इंटीजर, है ना. रियल इसीलिए वर्ड है, निगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर ही लेते हैं. इसीलिए मैंने जब दोनों हेड आ रहे हैं, ऑन बोथ द कॉइन्स देयर इज हेड, दोनों पे अगर हेड अपीयर हो रहा है, तो हम उस आउटकम को मैप करके रैंडम वेरिएबल x को क्या वैल्यू असाइन कर दे रहे हैं? 0. x टेक्स द वैल्यू 1 इफ on both the coins there is tail. अगर दोनों कॉइन्स पे टेल आता है तो हम उसको एक नंबर असाइन कर रहे हैं, एक रियल इंटीजर नंबर असाइन कर रहे हैं, दैट इज 1. तो वो आउटकम, उस आउटकम को हमने एक असाइन कर दिया, मैप कर दिया एक रियल नंबर 1 से. अब x 2 वैल्यू ले रहा है. आप देखो यहां पे दो तरह से रैंडम वेरिएबल में बना सकता था, अभी मैं यहां बताऊंगा ताकि आपको कंफ्यूजन 1% का भी ना हो. x 2 वैल्यू लेगा कब? अब देखो ध्यान से सुनना. इफ 1 हेड एंड 1 टेल इज अपीयर्ड, है ना. इफ 1 हेड एंड 1 टेल इज देयर. ठीक है, तो अब देखो इसी रैंडम वेरिएबल को मैं दो तरीके से, देखो मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट. आप मैपिंग कैसे करते हो उसके अकॉर्डिंग रैंडम वेरिएबल आता है. मैंने क्या कहा कि 2 हेड एक डिफरेंट आउटकम है, 2 हेड को मैंने अगर आएगा तो उसको मैं मैप करूंगा x = 0 से, एक रियल नंबर असाइन करूंगा. दोनों टेल आएंगे तो मैं उसको एक 1 से असाइन कर दूंगा. अगर एक हेड और एक टेल आएगा, एक हेड होगा और एक टेल होगा, तो मैं असाइन करूंगा 2. तो देखो अब इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है? अब देखो इफ 1 हेड एंड 1 टेल में ये दोनों केसेस आ गए, पहले पे हेड दूसरे पे टेल, या पहले पे टेल दूसरे पे हेड. अगर यही मैं इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकता था, x टेक्स द वैल्यू 2 अगर इफ हेड अपीयर्स ऑन फर्स्ट वन एंड टेल अपीयर्स ऑन द सेकेंड वन, तो x 2 वैल्यू लेता, मतलब इस आउटकम ht के करस्पॉन्डिंग x क्या वैल्यू लेता? 2. फिर मैं x को 3 वैल्यू असाइन कर देता व्हेन on the first coin there is tail and on the second coin there is head. तो ये होता था, ये 4 वैल्यू क्या करता? 4 वैल्यू लेता 4 डिफरेंट आउटकम्स के. तो ऐसा नहीं कि जितने आउटकम्स हैं उतनी ही रैंडम वैल्यूज क्या करेगा, उतनी ही वैल्यूज लेगा. आपके मैपिंग के अकॉर्डिंग हो सकता है यहाँ 4 पॉसिबल आउटकम्स हैं, बट द रैंडम वेरिएबल मैपिंग हमने इस तरह से करी कि रैंडम वेरिएबल 3 वैल्यूज ले रहा है, एक वैल्यू 0 ले रहा है, एक वैल्यू 1 ले रहा है, एक वैल्यू 2 ले रहा है. पॉसिबल वैल्यूज x क्या ले रहा है? हमने मैपिंग इस तरह से करी, देखो ना 0 1 2 3 भी हो सकता था. अगर हम ये
यहां देखो इफ वन हेड एंड वन टेल इज देयर, तो वन हेड वन, एक हेड होना चाहिए एक टेल होना चाहिए, तो पहले पे हेड दूसरे पे टेल या पहले पे टेल दूसरे पे हेड, ये दोनों कॉम्बिनेशन इसमें आ गए। तो इन दोनों कॉम्बिनेशन को हमने एक साथ लेके मैप कर दिया 2 से, इस कॉम्बिनेशन को हमने मैप कर दिया 0 से, इस कॉम्बिनेशन को मैप कर दिया 1 से। तो यहां इसीलिए आपके रैंडम वेरिएबल एक्स में 3 ही पॉसिबल आउटकम्स दिख रहे हैं, 3 ही रियल नंबर्स दिख रहे हैं, क्योंकि हमने इन दो कॉम्बिनेशन को मैप कर दिया एक सिंगल वैल्यू से। ये भी कर सकते हैं, वो डिफिनीशन कैसे लिखी गई उस पे, यही मैं कर सकता था। x टेक्स द वैल्यू 2 if head appears on the first coin and tail appears on the second। तो अब ये देखो, ये कॉम्बिनेशन को मैंने ऑर्डरिंग से डिफरेंट कर दिया, पहले पे हेड और दूसरे पे टेल है तो x2 ले रहा है, फिर x3 ले रहा है जब पहले पे टेल और दूसरे पे हेड है। तो मैं डिफरेंशिएट करके हेड टेल और टेल हेड को मैं अलग अलग आउटकम लेके उसको अलग अलग नंबर भी असाइन कर सकता था, दोनों पॉसिबल थे। तो उस केस में x 0 1 2 3 4 वैल्यूज लेता, ठीक है। लेकिन मैंने यहां क्या किया, इफ वन हेड एंड वन टेल इज देयर देन x विल मैप टू 2। तो इन दोनों आउटकम जो हैं हेड टेल और टेल हेड, ये दोनों एक हेड या एक टेल को रिप्रेजेंट करना है। ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है एक हेड एक टेल, ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है एक हेड एक टेल, इसमें भी एक हेड है एक टेल है। तो इन दोनों आउटकम्स को मिला के एक सिंगल नंबर 2 से हमने एक तरह से मैप कर दिया। तो जो रैंडम वेरिएबल x है वो 3 वैल्यूज ले रहा है। तो इससे जो हमें रैंडम वेरिएबल मिला x, इट इज व्हाट, इट इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में जो पॉसिबल आउटकम्स होंगे, जो पॉसिबल वैल्यूज रैंडम वेरिएबल ले रहा होगा, वो इंटीजर वैल्यूज ही होंगी, निगेटिव इंटीजर वैल्यूज और पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज 0, है ना। तो जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का जो होगा कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x कौन कौन सी वैल्यूज ले रहा है, वो सारी वैल्यूज कभी भी देखोगे हमेशा क्या होंगी, इंटीजर ही होंगी, क्योंकि मैपिंग ही हम कह रहे हैं। डिस्क्रीट सैंपल स्पेस की मैपिंग करते वक्त हम यही ध्यान रख रहे हैं कि बाय कन्वेंशन हम उसको एक रियल इंटीजर नंबर से मैप कर रहे हैं। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के पॉसिबल आउटकम्स में या जो उसका सैंपल स्पेस है या जो उसका सेट है पूरा, उसमें केवल आपको इंटीजर नंबर्स ही दिखेंगे। निगेटिव इंटीजर्स कुड बी देयर, पॉजिटिव इंटीजर्स कुड बी देयर, 0 तो हो ही सकता हमेशा, है ना। तो ये हमेशा ध्यान रखना, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को आप पहचान सकते हो इजीली कि केवल इंटीजर वैल्यूज वो ले रहा है, तो दैट इज नथिंग बट द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ठीक है। तो मैंने इसको 3 में ही मैप कर दिया। अब देखो रैंडम वेरिएबल में मैंने एक चीज और क्या बताई थी, जो रैंडम वेरिएबल डिफरेंट वैल्यूज ले रहा है, रियल वैल्यूज, उन रियल वैल्यूज के साथ कुछ प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड होगी। क्यों? क्योंकि वो वैल्यूज ले रहा है, रियल वैल्यूज, वो वैल्यूज किसी पॉसिबल आउटकम के करस्पॉन्डिंग ले रहा है और उस पॉसिबल आउटकम की कोई प्रोबेबिलिटी होगी और वही प्रोबेबिलिटी होगी x की उस वैल्यू को असाइन होने की या लेने की। सिंपल सी बात है। तो यहां पे देखो x के 0 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, x 0 वैल्यू लेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। x 0 कब ले रहा है, इफ ऑन द बोथ द कॉइन्स देयर इज हेड। तो x के 0 असाइन होने की या x के 0 लेने की प्रोबेबिलिटी वही है जो दोनों कॉइन पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी दैट हेड अपीयर्स ऑन बोथ द कॉइन्स, प्रोबेबिलिटी दैट हेड अपीयर्स ऑन बोथ द कॉइन्स, यही तो है। x 0 कब वैल्यू ले रहा है, जब दोनों पे हेड आ रहे हैं। तो दोनों पे कॉइन पे हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वही प्रोबेबिलिटी x के 0 लेने की हो गई। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, दोनों पे हेड आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, फेवरेबल कंडीशन 1 है, दोनों पे हेड आए, वो एक ही कॉम्बिनेशन है HH जब दोनों हो जाए 1, एंड टोटल पॉसिबल आउटकम्स 4 हैं। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1/4। यही तो होता है, आपकी जो इवेंट हो रही है उसमें कितने पॉसिबल फेवरेबल कंडीशंस हैं और पूरे सैंपल स्पेस में कितने आपके आउटकम्स हैं, उन दोनों का रेशियो ही होता है क्या, प्रोबेबिलिटी। तो यहां दोनों पे हेड आए वो एक ही केस है केवल, और टोटल पॉसिबल केसेस कितने हैं 4, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1/4। तो x के 0 लेने की प्रोबेबिलिटी क्या है, दोनों पे हेड आने, दोनों कॉइन्स पे हेड आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी, और उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी दैट x टेक्स द वैल्यू 1, इसकी क्या है, प्रोबेबिलिटी टेल अपीयर्स ऑन बोथ द कॉइन्स, और दोनों पे टेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, दोनों कॉइन्स पे जब हम टास्क करें तो दोनों कॉइन्स पे टेल आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, हमारी फेवरेबल कंडीशन केवल एक है, दोनों पे टेल आए तो एक ही ये कॉम्बिनेशन है, और टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने हैं 4, तो फेवरेबल कंडीशन केवल हमारी एक है, दोनों पे टेल आ जाए, यही एक कॉम्बिनेशन है जिसमें दोनों पे टेल आ रहे हैं, और टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने 4,
तो फेवरेबल कंडीशंस डिवाइडेड बाय टोटल कंडीशन इज नथिंग बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट इवन। ठीक है, तो ये 1/4 हो गई। प्रोबेबिलिटी दैट x टेक्स वैल्यू 2 क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी दैट वन हेड एंड वन टेल अपीयर्स। ठीक है ना? x 2 वैल्यू कब ले रहा है? जब एक हेड और एक टेल दिख जाए तो x 2 वैल्यू ले रहा है। ठीक है, x 2 वैल्यू ले रहा है, एक पे हेड आ जाए एक पे टेल आ जाए तो वो 2 वैल्यू ले लेगा, चाहे पहले पे हेड आए दूसरे पे टेल या पहले पे टेल आए दूसरे पे हेड, दोनों केसेस में इसको क्या वैल्यूज असाइन होंगी? टेल। तो जो वन हेड और वन टेल आने की प्रोबेबिलिटी है वही प्रोबेबिलिटी x के 2 वैल्यू लेने की। ठीक है ना? तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एक हेड और एक टेल आने के कितने कंडीशन हैं? पहले पे हेड दूसरे पे टेल, ये एक कॉम्बिनेशन है, पहले पे टेल दूसरे पे हेड आ जाए तो ये दो कॉम्बिनेशन में एक हेड और एक टेल आता है। और टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने हैं सैंपल स्पेस में? 4। तो इसकी प्रोबेबिलिटी x की 2 लेने की, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड एंड वन टेल अपीयर्स इज 2/4, दैट इज नथिंग बट 1/2। वन हेड और वन टेल के पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या? एक हेड एक टेल, ये इसमें भी है, एक टेल एक हेड इसमें भी है, बस खत्म, 1/2। अब अगर ध्यान से देखो, अगर मैं समेशन कर दूं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x2, इट इज नथिंग बट 1/4 प्लस 1/4 प्लस 2/4। ये कितना हो जाएगा? 1/4 प्लस 1/4 प्लस 2/4 इज नथिंग बट 4/4 इज 1। ये होना भी चाहिए था। क्यों होना चाहिए था? ये क्यों होना चाहिए था ये भी अभी समझते हैं। देखो, आप जो एक्सपेरिमेंट ई है उसका जो पूरा सैंपल स्पेस है उसको मैप करके एक x रैंडम वेरिएबल बना लिए। तो x रैंडम वेरिएबल जो आपने बनाया उसमें जितने नंबर्स उसने असाइन हुए हैं, सारे अगर नंबर्स देखे जाए उसको क्या क्या नंबर असाइन हुए हैं? 0 1 2। ये जो तीनों नंबर असाइन हुए हैं, तीनों नंबर मिलके पूरे सैंपल स्पेस को बता रहे हैं कि नहीं एक्सपेरिमेंट ई के। क्योंकि एक्सपेरिमेंट ई के जितने पॉसिबल आउटकम्स थे उनको हमने मैप करके एक रैंडम वेरिएबल x बनाया। तो x जितनी पॉसिबल वैल्यूज ले रहा है, सारी वैल्यूज को अगर एक साथ रख के देखें तो वो एक तरह से एक्सपेरिमेंट ई के सारे पॉसिबल आउटकम्स को ही दिखा रहा है, बट वो एक रियल नंबर के फॉर्म में दिखा रहा है और कुछ नहीं। और किसी सैंपल स्पेस के सारी प्रोबेबिलिटीज का अगर हम समेशन कर दें तो वो यूनिटी आना चाहिए। बेसिक प्रोबेबिलिटी की डिफिनीशन यही है। जितने पॉसिबल आउटकम्स हैं किसी एक्सपेरिमेंट में, सारे आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी का अगर हम समेशन करें या कहें पूरे सैंपल स्पेस के प्रोबेबिलिटी का हम समेशन कर दें, जो अलग अलग इवेंट्स हैं उस सैंपल स्पेस में सबकी प्रोबेबिलिटी का समेशन करें तो दैट विल कम टू यूनिटी आना चाहिए, वो 1 के बराबर आना चाहिए। क्योंकि उन्हीं में से तो कोई एक इवेंट होगी। अगर सारी इवेंट आप ले लोगे पूरे सैंपल स्पेस की, कोई सारी इवेंट एक साथ ले लोगे तो उसमें से कुछ ना कुछ तो होना ही है ना, तो प्रोबेबिलिटी तो 1 ही होगी, है ना। तो पूरे सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी का समेशन, अगर किसी एक्सपेरिमेंट ई का पूरा सैंपल स्पेस हम ले लें एक साथ और उस पूरे सैंपल स्पेस में जो जो चीजें हैं, जो जो इवेंट्स हैं, उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का समेशन करें तो पूरे सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी आएगी और वो प्रोबेबिलिटी 1 होगी ही होगी। क्योंकि ई जब कॉइन टास्क करोगे यही चारों में से एक आउटपुट कोई ना कोई तो आएगा ही आएगा। तो पूरे सैंपल स्पेस को ही अगर आप इवेंट मान लो तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या आएगी? 1 आएगी। क्योंकि इनमें से अगर मैं मान लू एक इवेंट इवन क्या है, इवेंट इवन है कि HH आ जाए, ST आ जाए, TH आ जाए या TT, तो अब बताओ उस इवेंट इवन के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? भाई 2 कॉइन टास्क करोगे, अगर मेरी इवेंट इवन ये है कि HH आ जाए तो इसके आने की प्रोबेबिलिटी 4 में से एक बार है, 4 चांसेस में से एक चांस है, क्योंकि ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। मैं कहूं हेड टेल या टेल हेड आ जाए तो इस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी भी 2 आउट ऑफ 4 है, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि हेड हेड आ जाए, एक इवेंट ऐसी है, या हेड टेल आ जाए या टेल हेड आ जाए या टेल टेल आ जाए तो मेरी इवेंट इवन हो गई। अब बताओ कॉइन को टास्क करोगे तो इवन इवेंट होगी कि नहीं होगी? 100% होगी, क्योंकि कॉइन को टास्क करने के बाद या हेड हेड आएगा या हेड टेल आएगा या टेल हेड आएगा या टेल टेल आएगा, तो इवेंट इवन तो होनी है। क्योंकि इवेंट इवन कह रही है इन चारों में से कोई भी आउटपुट आ जाए इवेंट इवन हो जाएगी, तो इवन के होने की प्रोबेबिलिटी तो क्या हो गई? 100%। इसी को कहते हैं अगर पूरे सैंपल स्पेस
कि सारी प्रोबेबिलिटी का समेशन कर दें पूरे सैंपल स्पेस में, जो टू इवेंट जितनी इवेंट्स हैं पूरे सैंपल स्पेस को अगर इवेंट्स में हम डिवाइड कर दें और उन सारी इवेंट का प्रोबेबिलिटी का समेशन करें तो वो 1 आना चाहिए। दैट इज तो पूरे सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगी। यही वही है, क्योंकि जो रैंडम वेरिएबल में सारे नंबर्स हैं, अगर रैंडम वेरिएबल जो जो नंबर ले रहा है अगर उसको पूरा एक सेट मान लें तो वो पूरा एक सेट पूरे सैंपल स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सपेरिमेंट ई के, तो उसके सारे जो वैल्यूज एक्स ले रहा है उन सारे इंडिविजुअल वैल्यूज का जो प्रोबेबिलिटी है उन सबका अगर आपस में समेशन करे दैट शुड कम आउट टू बी 1 होना चाहिए, गारंटी के साथ होना चाहिए। और अब देखो ये चीज क्लियर हुई पहली चीज। अब देखो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होता है, पीएमएफ ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। पीएमएफ हमेशा किसके लिए डिफाइंड होता है, फॉर अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, लिख लेना हेडिंग, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है, क्योंकि हम पीएमएफ और सीडीएफ के बारे में स्टडी करेंगे ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल आएगा तो हम 2 चीजें पढ़ेंगे, पीएमएफ और सीडीएफ। तो अब देखो रैंडम वेरिएबल एक्स जो जो वैल्यूज ले रहा है उन वैल्यूज के लेने की प्रोबेबिलिटी क्या है, उन वैल्यूज को असाइन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, उसी को डिफाइन करना इज नथिंग बट द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या बताता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का, कि जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल अलग अलग वैल्यूज ले रहा है उन अलग अलग वैल्यूज को असाइन होने की या लेने की प्रोबेबिलिटी क्या है। जो प्रोबेबिलिटी है, जैसे यहाँ x 0 वैल्यू ले रहा है या 1 वैल्यू ले सकता है या 2 वैल्यू, ये रैंडम वेरिएबल x यही 3 वैल्यूज ले सकता है। जब इस सैंपल स्पेस को हमने मैप किया रियल नंबर से तो 3 पॉसिबल आउटकम्स थे, इस रूल के अकॉर्डिंग मैप किया था, ठीक है ना। तो हमें एक रैंडम वेरिएबल मिल गया, तो जो रैंडम वेरिएबल डिफरेंट वैल्यूज ले रहा है उन डिफरेंट वैल्यूज के लेने की प्रोबेबिलिटी क्या है उसको हम डिफाइन कर दें, उसी को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होता है, कुछ नहीं, प्रोबेबिलिटी दैट x टेक्स द वैल्यू k, इसको अगर हम डिफाइन कर दें उसी को जो डिफरेंट वैल्यूज x ले रहा है, डिफरेंट इंटीजर वैल्यू, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में वो इंटीजर वैल्यू ही लेता है, जो वो डिफरेंट इंटीजर वैल्यूज ले रहा है रैंडम वेरिएबल, है ना, उन डिफरेंट इंटीजर वैल्यूज को लेने की प्रोबेबिलिटी क्या है उसको अगर हम डिफाइन कर दें दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। जैसे इस केस में प्रोबेबिलिटी x 0 लेने की क्या है 1/4, प्रोबेबिलिटी x 1 लेने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4, प्रोबेबिलिटी x 2 लेने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2। बाकी x इसके अलावा जितनी पॉसिबल इंटीजर वैल्यूज हैं उनके, क्योंकि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कोई इंटीजर वैल्यू लेता है पॉजिटिव या निगेटिव, तो 0 1 2 के अलावा भी और इंटीजर वैल्यूज हैं 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4। तो इन इंटीजर वैल्यूज के लेने की प्रोबेबिलिटी क्या है 0 है, क्योंकि x वो इंटीजर वैल्यूज कभी ले ही नहीं रहा है, जो वैल्यूज वो कभी ले ही नहीं रहा है मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0 है। जो आउटकम कभी आ ही नहीं रहा है मतलब उस आउटकम की प्रोबेबिलिटी क्या है 0, क्योंकि जो आउटकम कभी ना कभी आएगा उसकी कुछ प्रोबेबिलिटी होगी, जो आउटकम आना ही नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0। तो आपका रैंडम वेरिएबल यहाँ पे 0 लेने की प्रोबेबिलिटी 1/4, 1 लेने की प्रोबेबिलिटी 1/4, 2 लेने की प्रोबेबिलिटी 1/2। तो जो जो वैल्यूज डिफरेंट वो ले रहा है उनकी अगर हम प्रोबेबिलिटी डिफाइन कर दें उसी को हम क्या कहते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो यहां लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है, लिखो। यही जब हम कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में आएंगे तो पीएमएफ विल बी रिप्लेस्ड बाय प्रोबेबिलिटी, पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। और डेंसिटी की क्यों जरूरत पड़ी थी वो जब कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। अब लिखो इस चीज को, द प्रोबेबिलिटी defining the probabilities of different values, which the random variable x takes, defining the probabilities of different values which random variable x, कैपिटल x यहां ले रहे हैं एग्जांपल के लिए, x takes is called as
प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। जो डिफरेंट वैल्यूज वो ले रहा है उनकी हम प्रोबेबिलिटी अगर डिफाइन कर दें उसी को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ठीक है ना। अब देखो यहां पे अगर मुझसे पूछा जाए इस रैंडम वेरिएबल x के केस में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x -1 की क्या है, ऑब्वियसली 0 है। x -1 वैल्यू ले रहा है क्या, x या तो 0 वैल्यू ले रहा है या तो 1 वैल्यू ले रहा है या तो 2 वैल्यू ले रहा है, -1 ले ही नहीं रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या, 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ x -2 क्या है, 0। इसके अलावा जितनी इंटीजर वैल्यूज हैं उन सब की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है। उन सब की प्रोबेबिलिटी x उन वैल्यूज को लेने की x की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है। x की 3 वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0। x की 4 वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0। x की 5 वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0। x की 6 वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0। x की -6 वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0। 0 1 2 के अलावा जितने इंटीजर पॉसिबल है उनको असाइन होने की प्रोबेबिलिटी या उनको लेने की प्रोबेबिलिटी x की क्या है, 0 है। वो वैल्यूज ये ले ही नहीं रहा, या तो 0 वैल्यू ले रहा है या तो 1 वैल्यू ले रहा है या तो 2 वैल्यू ले रहा है। तो हम अगर डिफरेंट जो वो वैल्यूज ले रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी को डिफाइन कर दें, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ठीक है। अब देखो इसको यहां लिखे रहने देते हैं, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को हम प्लॉट करने जा रहे हैं। टॉसिंग 2 कॉइंस तो खत्म हो गया। इसी के बाद क्योंकि अभी हमें जरूरत पड़ेगी किसकी, CDF की जरूरत पड़ेगी, तो इसको ये डिफिनेशन हमें काम आएगी। CDF यहीं से सीखेंगे बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो PMF आपने आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन अगर मैं PMF को प्लॉट करूं तो क्या होगा, देखो ये एक्सिस क्या है, आपकी डिस्क्रीट एक्सिस है। ये एक्सिस जैसे आप एक्शन सिग्नल बनाते हो ना, जस्ट लाइक एक्शन। n क्या होता है, डिस्क्रीट। n इस एक्सिस पे होता है हॉरिजॉन्टल, और n क्या क्या वैल्यू ले पाता है, इंटीजर वैल्यूज। वैसे ये x की एक्सिस है, रैंडम वेरिएबल x की एक्सिस है, और रैंडम वेरिएबल x कौन कौन सी वैल्यूज ले सकता है डिस्क्रीट के केस में, 0 ले सकता है, या अगली वैल्यू 1 ले सकता है, या अगली वैल्यू 2 ले सकता है, या अगली वैल्यू 3। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल यही वैल्यूज ले सकता है, इंटीजर वैल्यूज, है ना। या -1 ले सकता है, या -2 ले सकता है, या -3। मतलब ये जो एक्सिस है वो डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल यही डिस्क्रीट वैल्यूज ले सकता है, फ्रैक्शन वैल्यू कोई नहीं ले सकता। तो आप देखो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या है, ये बताती है कि x की किसी पर्टिकुलर वैल्यू को लेने की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो 0, x की 0 लेने की प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा, बता दो, 1/4। तो हमने 1/4 को प्लॉट कर दिया, इसको हम 1/4 कह रहे हैं। x की 1 लेने की प्रोबेबिलिटी क्या है, दैट इज ऑल्सो 1/4, ये भी इसके बराबर ही खींच दिया। अब मुझसे कोई पूछे x 0.5 लेने की प्रोबेबिलिटी क्या है x की, ये मैं नहीं डिफाइन कर सकता क्योंकि दिस एक्सिस इज डिस्क्रीट। x इंटीजर वैल्यूज ही केवल ले रहा है, तो x कोई फ्रैक्शन वैल्यू ले रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी आई कैन नॉट डिफाइन, है ना, मैं डिफाइन नहीं कर सकता। और वैसे भी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में जब हम मैपिंग करते हैं आउटकम्स की तो केवल इंटीजर वैल्यूज के साथ करते हैं, तो फ्रैक्शन वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी पूछने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि हम मैपिंग ही फ्रैक्शन वैल्यू से कर ही नहीं रहे हैं, तो उसको पूछने का कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। तो x केवल इंटीजर वैल्यूज ले सकता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के केस में, ये ध्यान रखना। x के 2 वैल्यू लेने की क्या प्रोबेबिलिटी है, x के 2 वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2। इन लोगों का जस्ट डबल 2/4, या ये है 1/2, ठीक है। x की 3 वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है भैया, इसको तो 0 से दिखाओ, 0 है, ब्लू से दिखाते हैं ना, ये तो भाई साहब 0 ही है, ये भी 0 है, ये 0 है। बाकी जितनी इंटीजर वैल्यूज हैं इस एक्सिस पे इधर, उन सब के लेने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है, इसको 0 से ही दिखाएंगे। तो ये रैंडम वेरिएबल x 3 वैल्यूज ले रहा है विद सम प्रोबेबिलिटी, बाकी जो इंटीजर वैल्यूज हैं उनके लेने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इसकी 0 है। तो ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ x है जिसको आपने प्लॉट कर दिया। x क्या वैल्यूज ले रहा है इस एक्सिस पे, x कोई इंटीजर वैल्यू ले रहा है, उस इंटीजर वैल्यू के लेने की प्रोबेबिलिटी क्या है वो हम y एक्सिस पे प्लॉट कर रहे हैं, इसी को आप क्या बोल रहे हो, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। अब एक चीज मुझे बताओ, अगर मैं कह दूं समेशन k फ्रॉम -∞ to +∞ वेयर k इज एन इंटीजर, ऑब्वियस सी बात है, नोट करना, k इज एन इंटीजर, प्रोबेबिलिटी दैट x टेक्स वैल्यूज k इज नथिंग बट इक्वल टू 1 मैं लिख सकता हूं कि नहीं, ये इक्वेशन, इसके बारे में सारी छोटी चीजें हम करते हुए चलेंगे क्या है, ठीक है, एक एक चीज समझते हुए चलने अपने को। तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ऑब्वियसली बहुत लोग रैंडम वेरिएबल पढ़े होंगे तो उनको आता होगा, बट आप ध्यान देना बहुत सारी छोटी छोटे
जो पॉइंट्स हैं वो बहुत क्लियर होने जरूरी हैं। तो अगर मैं, ऑब्वियस सी बात है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के टर्म में बात हो रही है, तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में x जो है रैंडम वेरिएबल वो कोई इंटीजर वैल्यू ही लेता है, तो माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक जितने इंटीजर पॉसिबल है उन्हीं में से तो कोई इंटीजर लेगा, है ना। और तो जो सारे इंटीजर वैल्यू जो वो ले सकता है उन सब की अगर प्रोबेबिलिटी का मैं समेशन कर दूं तो वो समेशन 1 होना चाहिए कि नहीं, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अगर मैं माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक सारे इंटीजर कंसीडर कर लूं तो इससे ज्यादा तो सैंपल स्पेस किसी का हो नहीं सकता ना। कोई एक्सपेरिमेंट अगर होगा जिसके आउटकम को आप मैप कर रहे हो डिस्क्रीट सैंपल स्पेस को, जिससे आपको रैंडम वेरिएबल x मिल रहा है, तो जो x वैल्यूज ले सकता है वो 0 टू इंफिनिटी यहां जितने इंटीजर हैं, 0 टू माइनस इंफिनिटी में यहां जितने इंटीजर हैं, इन्हीं में से तो कोई वैल्यूज लेगा। तो माइनस इंफिनिटी से लेकर इंफिनिटी तक जितने इंटीजर वैल्यूज पॉसिबल हैं वो अगर सबको हम मिला दें तो वो पूरे सैंपल स्पेस को रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं, सोचो ध्यान से, करेगा। क्योंकि जो भी एक्सपेरिमेंट के जो पॉसिबल आउटकम्स हैं उन सबको जब मैप करोगे किसी रियल नंबर से तो रियल नंबर मैक्सिमम लोएस्ट में माइनस इंफिनिटी से लेके हाईएस्ट में प्लस इंफिनिटी तक हो सकते हैं। तो मैं ये सारे अगर रियल पॉजिटिव इंटीजर रियल इंटीजर्स कंसीडर कर लूं माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, तो x में तो ये इससे जो सैंपल स्पेस बनेगा वो आपके एक्सपेरिमेंट ई के पूरे सैंपल स्पेस को रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं। जैसे यहां तो देखो 0 1 2 को ही मिला दिया हमने, तो एक्सपेरिमेंट ई के पूरे सैंपल स्पेस को रिप्रेजेंट कर दिया। अगर मैं माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी जितने पॉसिबल इंटीजर हैं सबको मिला दूं तो उस पूरे को मिलाने के बाद वो उस एक्सपेरिमेंट ई का पूरा सैंपल स्पेस 100% होगा कि नहीं, गारंटीड है होगा, क्योंकि कोई भी आउटकम होगा उसको आप एक रियल नंबर से ही मैप करोगे। तो मैक्सिमम रियल नंबर्स कितने पॉसिबल हो सकते हैं, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, और मैक्सिमम आउटकम्स भी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक इंफिनिटी आउटपुट्स हो सकते हैं। तो अगर मैं पूरे सैंपल स्पेस माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी सारे इंटीजर कंसीडर कर लूं तो ये पूरे सैंपल स्पेस को गारंटीड है क्या करेगा, रिप्रेजेंट। और अगर मैं जो डिफरेंट इंटीजर वैल्यूज वो ले रहा है उन सब की प्रोबेबिलिटी का समेशन कर दूं, जितनी पॉसिबल वैल्यूज वो ले सकता है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक इंटीजर वैल्यूज, सारे पॉसिबल वैल्यूज आ गई, उन सारी वैल्यूज के प्रोबेबिलिटी का मैं समेशन कर दूं तो ये पूरे सैंपल स्पेस के प्रोबेबिलिटी का समेशन हो गया। और पूरे सैंपल स्पेस की टोटल प्रोबेबिलिटी जो कहते हैं वो हमेशा 1 होती है। वही चीज तो यहां लिखी हुई है। x कोई इंटीजर वैल्यू k ले रहा है, k जहां माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, तो x जितनी पॉसिबल इंटीजर वैल्यूज ले सकता है वो सबके प्रोबेबिलिटी का समेशन हमेशा ये पूरे सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी का समेशन हो गया, और ये 1 होगा ही होगा। यहां जैसे इसी इक्वेशन को यूज करो तो माइनस इंफिनिटी से -1 तक तो प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है। फिर 0 से 2 तक प्रोबेबिलिटी x = 0 लिखोगे, ये आएगा ना, ब्रेक होगा k फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू -1। माइनस इंफिनिटी से -1 तक जो x वैल्यूज हैं उनके लिए प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है, तो ये 0 समेशन में k -1 रखोगे, -2 रखोगे, -3 रखोगे, प्रोबेबिलिटी x -1 की प्रोबेबिलिटी 0, -2 की 0, -3 की 0, तो ये प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 2, फिर प्लस k फ्रॉम 3 टू इंफिनिटी, प्रोबेबिलिटी x k में ब्रेक हो जाएगा कि नहीं। अब देखो इन तीनों की प्रोबेबिलिटी 1/4 + 1/4 + 1/2 1 हो गई। ये जो 0 है और ये भी 0 है, क्योंकि 3 या 3 से ज्यादा वैल्यूज जो इंटीजर वैल्यूज हैं लेने की प्रोबेबिलिटी x की क्या है, 0 है। तो ये x = 3 की प्रोबेबिलिटी प्लस x = 4 की प्रोबेबिलिटी प्लस x = 5 की प्रोबेबिलिटी प्लस x = 6 की प्रोबेबिलिटी प्लस x = 7, 0 + 0 + 0 + 0 + 0, इनफाइनाइट टाइम 0 करोगे 0 ही आएगा। तो ये ओवरऑल कितना आया, 1 आ गया। तो ये हमेशा होगा। तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन अगर किसी रैंडम वेरिएबल का आपको पता है, मतलब जो डिफरेंट वैल्यूज दे रहा है उनकी प्रोबेबिलिटीज पता है, और उन सबको अगर समेशन कर दोगे, सारी प्रोबेबिलिटी जितनी है, जितने पॉसिबल वैल्यूज x ले रहा है और जिनकी प्रोबेबिलिटी आपने डिफाइन कर रही है, सारी वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दोगे तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग दैट शुड कम इक्वल टू 1, वो 1 आना चाहिए, ये दैट इज फॉर श्योर। इसीलिए ये जनरल डिफिनीशन हो गई। माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी में जितने पॉसिबल इंटीजर हैं उन्हीं में से तो कोई वैल्यू लिया होगा x,
जितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो उसी में पॉसिबल वैल्यूज एक्स लिया होगा वो -∞ से इन्फिनिटी तक में ही कोई इंटीजर होंगे, यानी कि आप सारे जो पॉसिबल आउटपुट्स एक्स ले सकता है, जो वैल्यूज ले सकता है, उन सब की प्रोबेबिलिटी का समेशन कर रहे हो, एंड दैट समेशन, प्रोबेबिलिटी का समेशन टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से 1 आना चाहिए, है ना। तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ये है, जो डिफरेंट वैल्यूज एक्स ले रहा है उनकी प्रोबेबिलिटी को डिफाइन कर दो, उसी को आप कहते हो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में एक्स क्या है लेता है, इंटीजर वैल्यूज लेता है, तो जो जो इंटीजर वैल्यूज आपके सेट में है एक्स के, उनकी तो कुछ प्रोबेबिलिटी होगी, बाकी जो इंटीजर वैल्यूज आपके यहाँ सेट में नहीं है उनकी प्रोबेबिलिटीज ऑब्वियसली क्या है, 0, क्योंकि एक्स वो वैल्यूज कभी ले ही नहीं रहा है ना, सिंपल सी बात। तो ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का एक तरह से क्या है, ग्राफ है ना। अगेंस्ट प्लॉट अगेंस्ट एक्स की x1 वैल्यू, अगर x1 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, y एक्सिस पे दिखा है। x अगर 2 वैल्यू लेता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, x अगर 0 वैल्यू लेता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 3 4 5 6 7 की 0 है, ठीक है ना। तो इसको मैं थोड़ा सा रब कर दूं, ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूं, या आप प्लॉट कर लेना प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, पॉज करके अगर नहीं किया होगा तो इसको समझना थोड़ा जरूरी है, इस इक्वेशन को लिख लेना, है ना। In case of a discrete random variable k from -∞ to infinity where k is an integer, probability x is equal to k, जितने x इंटीजर वैल्यू लेता है उन सब की प्रोबेबिलिटी का समेशन दैट शुड बी इक्वल टू 1, -∞ से इन्फिनिटी जितने पॉसिबल इंटीजर वैल्यूज वो ले सकता है, सबकी प्रोबेबिलिटी का समेशन मतलब टोटल सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी का समेशन, एंड दैट हैज टू बी इक्वल टू 1 टू सेटिस्फाई द टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। नहीं तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम ही फेल हो जाएगी भाई, फिर तो कोई मतलब रह नहीं जाएगा, है ना। अब CDF क्या होता है बेटा, अब यहीं से हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं CDF। ये तो PMF हो गया, इसी एग्जाम्पल को लेके CDF भी समझते हैं, फिर एक और एग्जाम्पल लेंगे उसके लिए भी CDF प्लॉट करेंगे और CDF की प्रॉपर्टीज सीखेंगे। इस लेक्चर का यही ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना। तो ये अभी हम लिखे रहने देते हैं, ठीक है ना। मैपिंग हम कर चुके हैं, प्रोबेबिलिटी दैट, ये चीज लिखे रहने देते हैं 1/4, प्रोबेबिलिटी x1 की क्या है 1/4, और प्रोबेबिलिटी x2 वैल्यू लेने की क्या है 1/2। बाकी जितनी इंटीजर वैल्यूज पॉसिबल हैं उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0 है, क्योंकि वो इंटीजर वैल्यूज x ले ही नहीं रहा है, मतलब उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0। तो जो प्रोबेबिलिटी जिन वैल्यूज की है उन्हीं की लिखो, बाकी जो वैल्यूज नहीं है उनकी प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिकली क्या होगी 0 होगी। अब देखो CDF, इसको क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, PDF में D फॉर डेंसिटी होता है, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ये डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करता है एक्चुअली, और वो डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, ये डिफरेंस है मेजर। क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो पहली चीज तो ये दिमाग में बैठा लेना, जो CDF होता है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इट इज डिफाइंड फॉर ऑल काइंड ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। सिमिलर तरीके से डिफाइन होता है, ऐसा नहीं कि डिस्क्रीट के लिए कुछ अलग, कॉन्टिन्यूअस के लिए कुछ अलग, मिक्स के लिए कुछ अलग। जैसे प्रोबेबिलिटी जो डिफाइन करने का तरीका है, एक में है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इन केस ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, बट इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल वी डिफाइन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हम डिफाइन करते हैं, जबकि यहाँ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ये दोनों अलग चीजें हैं। लेकिन जो CDF है दैट इज अ कॉमन फंक्शन, इट इज डिफाइंड फॉर ऑल काइंड ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, एक जनरल डिफिनीशन है। इट इज एप्लीकेबल टू डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एज वेल एज कॉन्टिन्यूअस एज वेल एज मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल। तो ये कॉमन चीज है, ये नहीं कि CDF हम फिर, ये कॉमन एक फंक्शन है जो किसी भी रैंडम वेरिएबल के लिए डिफाइन हो सकता है। अब हम यहाँ उसको इन टर्म्स ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल थोड़ी एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, जब कॉन्टिन्यूअस आएगा तो इसको फिर से एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, ताकि इसके इनसाइट में जा पाए कि किस रैंडम वेरिएबल के केस में इसका नेचर कैसा आता है। तो ये एक जनरल डिफिनीशन है, पहले पॉइंट यही लिखो, इट इज डिफाइंड फॉर ऑल काइंड ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, है ना। ऐसा नहीं कि डिस्क्रीट के लिए कुछ और है, CDF की जगह CMF आ गया, कॉन्टिन्यूअस आया तो CDF आ गया, ऑल काइंड ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, सिंगल डिफिनीशन होती है, ठीक है। अब देखो इसको डिफाइन कैसे करते हैं, और इसके बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो आपको हो सकता है रटवाया गया हो सकता है आपको याद भी हो, उसका अगर मतलब समझ जाओगे तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो रिलेट करके निकाल लेता हूँ, हर प्रॉपर्टीज याद नहीं रख सकते आप बहुत लॉन्ग टाइम तक,
कई बार भूल जाता है ना, तो उसका बेसिक आपको इसलिए पता होना चाहिए। CDF क्या होता है, इसको कैपिटल F से नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं, PDF को स्मॉल f से, इसको कैपिटल F से, वेदर इट इज फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, वेदर इट इज फॉर कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो अभी हम केवल CDF की डिफिनीशन डिफाइन कर रहे हैं, फिर इसी CDF को स्टडी करेंगे इस डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के केस में, तब समझेंगे इसका सिग्निफिकेंस क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। तो किसी रैंडम वेरिएबल x के लिए हम डिफाइन करने जा रहे हैं क्या, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो ये सफिक्स कैपिटल X क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, I am going to define the CDF for the random variable x. It could be continuous random variable, it could be discrete random variable, it could be mixed random variable, है ना, मुझे x कैसा भी है it doesn't matter. I am going to define the CDF for a random variable x, है ना। तो यहां सफिक्स क्या रिप्रेजेंट करता है कि for which random variable you are defining this CDF. तो I am defining this CDF for the random variable x. It could be discrete, it could be continuous, it could be मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल, ठीक है ना। अब देखो ये किसका फंक्शन होता है, ऑब्वियस सी बात है फंक्शन है, तो फंक्शन क्या, जैसे fx x का फंक्शन है, स्मॉल x लिखते हो ना, f of x is equal to let's say 2x plus 3. This fx is nothing but the function of x. f of x is equal to x square. This fx is function of nothing but x. वेरिएबल क्या है, x, जो वेरी करता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो ये समझना बहुत जरूरी है बेटा, इसमें वेरिएबल्स का बहुत गेम होता है। आपकी मैथ्स थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, थोड़ा सा आपको समझ में आना चाहिए, हालांकि मैं समझा दूंगा जो चीज़ें रिक्वायर्ड है, बट आपकी मैथ्स जितनी अच्छी होगी यू विल बी एबल टू रिलेट इट इन अ बेटर वे, है ना। तो देखो दिस सफिक्स कि किस रैंडम वेरिएबल के लिए आप CDF डिफाइन कर रहे हो, है ना, ये इसलिए लिखा जाता है ताकि हम डिस्टिंग्विश कर पाए। FY यहाँ y सफिक्स है, मतलब मैं y रैंडम वेरिएबल के लिए डिफाइन कर रहा हूँ। यहां पे हमेशा एक कंटिन्यूअस वेरिएबल x आएगा जिसका ये फंक्शन है, जैसे fx, इट इज अ फंक्शन ऑफ अ वेरिएबल x, एक कंटिन्यूअस वेरिएबल x, है ना। एंड जब ये वेरिएबल x वेरी करेगा राइट फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, लेक्चर 1 को देखो, डिटरमिनिस्टिक वाला जो मैंने बताया था, डिटरमिनिस्टिक फंक्शन, तो x का ये फंक्शन है, कैसे, x एक वेरिएबल है दैट इज अ कंटिन्यूअस वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल नहीं, कंटिन्यूअस वेरिएबल जो वेरी करता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक एक डिटरमिनिस्टिक वे में। वो माइनस इन्फिनिटी से बढ़ना शुरू करेगा, बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे 0 पहुंचेगा, 0 के बाद 0.001, फिर उसके बाद अगला पॉइंट, ऐसे बढ़ते बढ़ते अब टू कहां तक चला जाएगा, इन्फिनिटी तक। इन अ डिटरमिनिस्टिक वे इट इज वेरिंग राइट फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और उसी वेरिएबल का ये क्या है, फंक्शन है f ऑफ x। तो कोई भी आपका फंक्शन होता है वो किसी वेरिएबल का होता है, एंड दैट वेरिएबल इज x। तो यहां पे CDF भी किसका फंक्शन है, इस वेरिएबल x का। मतलब जो आपकी x एक्सिस होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, जिसका वो फंक्शन होता है। जैसे fx x का फंक्शन है, तो जो आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है उसमें कौन सा वेरिएबल आता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसका कि ये स्मॉल f फंक्शन है। तो यहां पे जो CDF कैपिटल F है ये स्मॉल x का फंक्शन है। यहां पे रैंडम वेरिएबल y भी हो सकता था, इट इज फॉर रैंडम वेरिएबल y एंड इट इज फंक्शन ऑफ ऑब्वियसली क्या, एक वेरिएबल x का, एंड दिस वेरिएबल x इज अ कंटीन्यूअस वेरिएबल व्हिच वेरीज राइट फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, जस्ट लाइक अ हॉरिजॉन्टल x एक्सिस। x से नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस, स्मॉल y भी लिख सकते हैं, तो हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस होगी वो y से, स्मॉल y से रिप्रेजेंट होगी, राइट फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो ये क्या है, समझे ध्यान से, इट इज फॉर ए रैंडम वेरिएबल x एंड इट इज फंक्शन, ये फंक्शन है, ये एक वेल डिफाइंड फंक्शन है, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। CDF रैंडम वेरिएबल नहीं है, CDF इज अ फंक्शन डिफाइंड फॉर अ रैंडम वेरिएबल। तो फंक्शन हमेशा एक वेल डिफाइंड चीज होती है, हमेशा याद रखना। रैंडम वेरिएबल क्या है, रैंडम इन नेचर है, क्या हो रहा है, क्या है, कब क्या आएगा वो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं उसका एक प्रोबेबिलिस्टिक मेजरमेंट कर पा रहा हूं। लेकिन जो CDF जो डिफाइन करते हैं हम एक रैंडम वेरिएबल के लिए, वो CDF एक वेल डिफाइंड फंक्शन होता है फॉर ए गिवन रैंडम वेरिएबल। इस रैंडम वेरिएबल के लिए CDF एक वेल डिफाइंड फंक्शन आएगा, किसका फंक्शन, स्मॉल x का। जो स्मॉल x है एक वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसको कहते हैं, और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी वेरी करेगा, जिसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और y एक्सिस पे हम किसको दिखाते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल को, है ना। तो ये
CDF जो है ये f एक फंक्शन है, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इट इज फॉर रैंडम वेरिएबल x एंड इट इज फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल मत बोल देना, ये x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो डिटर्मिनिस्टिक वे में वेरी करता है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक। अब वेरिएबल स्मॉल x, और कैसे इसको डिफाइन करते हैं? अब भाई जब ये x का फंक्शन है कैपिटल F, स्मॉल x का फंक्शन है, ऑब्वियस सी बात है, स्मॉल x का फंक्शन है तो उसका रिलेशन होना चाहिए, जैसे ये स्मॉल f x का फंक्शन था, कैसे फंक्शन था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म में उसका एक रिलेशन है fx का 2x + 3। जब x वेरी करेगा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तो 2x + 3 इक्वेशन के अकॉर्डिंग fx की कोई वैल्यू आएगी हर x की वैल्यू के लिए। इसी के अकॉर्डिंग, इसी मैपिंग के अकॉर्डिंग तो fx क्या है, fx क्या है, फंक्शन है x का, x इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड fx इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल आप कहते हो, जिसको y एक्सिस पे प्लॉट करते हो, है ना। तो थोड़ा सा मैथ्स बेटा आप क्लियर कर लेना, आपको एक्चुअली मैथ्स में बहुत प्रॉब्लम होती है तो आप इन साइड में चीजें नहीं देख पाते, हो क्या रहा है, कौन वेरी कर रहा है, कौन कांस्टेंट है, कौन चेंज हो रहा है, इसीलिए आपको दिक्कत होती। तो ये CDF इज अ वेल डिफाइंड फंक्शन, आप लिख सकते हो फॉर ए रैंडम वेरिएबल गिवन एंड इट इज फंक्शन ऑफ x। स्मॉल y भी ले सकते हो तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस को स्मॉल y से रिप्रेजेंट करोगे। अब ये डिफाइन कैसे होता है भाई, फंक्शन है तो डिफाइन करना पड़ेगा, जैसे इस फंक्शन को हमने डिफाइन किया कि स्मॉल x के टर्म में ये फंक्शन कैसे डिफाइंड है, इसी तरह से ये कैपिटल F जो CDF है ये x का फंक्शन है तो x के टर्म में इसका कैसा रिलेशन है, तो देखो कैसे, क्यूमुलेटिव वर्ड कहां से आया वो भी आपको समझ में आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी हम रैंडम वेरिएबल x के लिए डिफाइन कर रहे हैं तो यहां कैपिटल X आएगा। प्रोबेबिलिटी दैट x is less than or equal to x, probability that random variable x is less than or equal to x is nothing but fx। ठीक है ना। तो जैसे मैं कहूं भाई यहां पे जैसे आपको वैल्यू निकालनी है f of 1 तो 2 × 1 + 3 कोई वैल्यू आ जाएगी 5, इसी से समझते जाओ, है ना चीजें, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये चीजें, लोग क्यों नहीं पढ़ाते हैं आई डोंट नो, बट दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने थोड़ी बहुत IIT-JEE की तैयारी में फंक्शन मैपिंग वैपिंग थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, जितना मैं यहाँ बता रहा हूँ मोर देन सफिशिएंट है। IIT-JEE में तो आपको बहुत अच्छा पूछा जाता है ना। तो ये मैपिंग है ना कि x अगर 1 है तो fx क्या होगा, x2 है तो fx क्या होगा, x3 है तो क्या है ना, अकॉर्डिंगली वेरी करें। तो यहाँ ये f क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये किसका फंक्शन है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x का, और किसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू जाती है, प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम वेरिएबल x टेक्स द वैल्यूज लेस देन और इक्वल टू इंक्लूडिंग x एंड लेस देन x या x से कम वैल्यू लेने की जो प्रोबेबिलिटी है x की, वही fx की वैल्यू है। जैसे मैं कहूं अगर मुझसे पूछा जाए कि f ऑफ x 1 की वैल्यू बताओ तो मैं क्या करूंगा, प्रोबेबिलिटी दैट x स्मॉल x की वैल्यू क्या है, तो जो रैंडम वेरिएबल x है 1 के बराबर या 1 से जो कम वैल्यूज ले रहा है उन सब की प्रोबेबिलिटी का जो समेशन है दैट विल बी द वैल्यू ऑफ CDF क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एट स्मॉल x इज इक्वल टू 1। सिंपली अगर मुझसे पूछा जाए f ऑफ x -0.5 की वैल्यू, ये मैंने कहा था ना x इज अ कंटीन्यूअस वेरिएबल वेरिंग फ्रॉम -इंफिनिटी टू इन्फिनिटी। CDF में जो स्मॉल x होता है इट इज ऑलवेज कंटीन्यूअस वेरिएबल जो -इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी जितनी वैल्यूज पॉसिबल हैं वो सारे वेरी एक डिटर्मिनिस्टिक वे में वो वेरी हो रहा है, -इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक जितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं सारी ले रहा है। और ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है इस x के जैसे जैसे ये वेरी कर रहा है -इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग fx की क्या आ रही है, वैल्यू आ रही है डिपेंडेंट वेरिएबल की। जब x वेरी कर रहा है -इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है fx इस रिलेशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट वैल्यूज ले रहा है। सिंपल सी बात है, जैसे ये वाला। तो अब ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी दैट x लेस देन और इक्वल टू -0.5, तो x -0.5 के बराबर या उससे जो कम वैल्यूज ले रहा है उन सारी वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी का जो समेशन है that is called as nothing but the value of fx at small x is equal to -0.5। तो अगर fx की x is equal to small x is equal to -0.5 पे वैल्यू पता करनी होगी तो मुझे कुछ नहीं पता करना होगा, रैंडम वेरिएबल जो x है वो -0.5 के बराबर या उससे जो कम वैल्यूज ले रहा है उन सारी वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी
जितना टोटल प्रोबेबिलिटी होगा। यक्स -0.5 से नीचे, -0.5 से नीचे कहां तक आप जा सकते हो लेफ्ट में, अप टू -∞ तक। तो यक्स -∞ से -0.5 के बीच में जो वैल्यूज ले रहा है उन सारी वैल्यूज के जो प्रोबेबिलिटी का जो समेशन है वही वैल्यू हो जाएगी f(x) की एट x इक्वल टू क्या, -0.5 पे। f(x) की एट x इक्वल टू 1 पे वैल्यू क्या होगी, रैंडम वेरिएबल x -∞ से लेके 1 तक इंक्लूडिंग 1 जो जो वैल्यूज ले रहा है उन सारी वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी का जो समेशन है, प्रोबेबिलिटी को ऐड करोगे तो एक नंबर आएगा, ऑब्वियस सी बात है। और वो नंबर क्या आएगा, 0 से 1 के बीच में आएगा बेटा। तो उसका क्या होगा, वो f(x) की वैल्यू हो जाएगी। समझ में आई? अब मुझे एक चीज बताओ, f(x) x का फंक्शन है और ये क्या है, प्रोबेबिलिटी x के बराबर या x से जो कम अप टू -∞, x के बराबर और इससे कम कहां तक जा सकते हो, मैक्सिमम -∞ तक। तो -∞ से लेके x तक जो वैल्यूज रैंडम वेरिएबल लेता है उन सारी वैल्यूज के प्रोबेबिलिटी का जो समेशन है वही f(x) की एट x इक्वल टू स्मॉल x पे क्या है, वैल्यू है। अब बताओ f(x) की वैल्यू कभी भी निगेटिव हो सकती है क्या, कभी भी निगेटिव हो सकती है? ये जो फंक्शन है CDF, इसकी वैल्यू कभी निगेटिव हो सकती है? इट कैन नेवर बी निगेटिव, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमें पता है, प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज की, प्रोबेबिलिटी P हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है, प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में होती है। इसके अलावा प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी निगेटिव एंड प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1 से ज्यादा प्रोबेबिलिटी कभी हो ही नहीं सकती है ना। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 होती है, मिनिमम प्रोबेबिलिटी 0। तो f(x) क्या है, f(x) एट x इक्वल टू स्मॉल x पे f(x) क्या वैल्यू लेता है, x या x से जो कम वैल्यूज है रैंडम वेरिएबल उन वैल्यूज को लेने की प्रोबेबिलिटी क्या है, या -∞ से स्मॉल x तक जितनी वैल्यूज हैं उन वैल्यूज को लेने की रैंडम वेरिएबल x की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ये प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 हो सकती है मिनिमम केस में, मैक्सिमम के केस में 1 हो सकती है, या 0 से 1 के बीच में होगी। तो f(x) की वैल्यू एट एनी x कभी 1 से ज्यादा हो सकती है, नेवर। कभी 0 से कम हो सकती है, नेवर, इट इज नॉट पॉसिबल। तो CDF कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1, कैन नेवर बी लेस देन 0, कैन नेवर बी निगेटिव एंड कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1। ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज की हो, चाहे कोई भी रेंज हो, कैसी भी रेंज हो, प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1 एंड प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी लेस देन 0, निगेटिव नहीं हो सकती। तो f(x) 0 से 1 के बीच में ही हो सकता है, इससे बाहर नहीं हो सकता, क्योंकि f(x) बेसिकली मैपिंग क्या है, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हो बस फॉर ए गिवन x वैल्यू, एक रेंज ले रहे हो। अगर x इक्वल टू x पे f(x) की वैल्यू चाहिए तो आप -∞ से लेके x तक इंक्लूडिंग x जो जितनी वैल्यूज पॉसिबल है उन वैल्यूज में x क्या क्या वैल्यूज ले रहा है उन सारी वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी का जो समेशन कर रहे हो वही आ जा रहा है f(x) की एट x इक्वल टू स्मॉल x पे वैल्यू। तो f(x) क्या ले रहा है, प्रोबेबिलिटी जो निकल के आ रही है वही वैल्यू ले रहा है, एंड प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1, कैन नेवर बी लेस देन 0। तो f(x) कैन नेवर बी लेस देन 0, कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1, मैक्सिमम 1 हो सकता है, मिनिमम 0 हो सकता है, पहली चीज। तो किसी चीज का अगर किसी रैंडम वेरिएबल का CDF गिवन हो तो उस ग्राफ को आप बता सकते हो कि ये CDF का ग्राफ पॉसिबल है कि नहीं। 0 से 1 के बीच में वैल्यूज होनी चाहिए, है ना, उसके अलावा कोई वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आई बात?